आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, बहुविधा रचनाकार ममता कालिया जी पर एकाग्र की इस दूसरी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस कड़ी में ख्यात कथाकार रजनी गुप्त जी अपनी बात रखेंगी। रजनी गुप्त जी ममता कालिया जी के लेखन कर्म से अरसे से जुड़ी हुई हैं और उनके लेखन को पसंद करती रही हैं। ममता कालिया का लेखन रजनी गुप्त को क्यों आकर्षित करता है, प्रभावित करता है, इस पर हम स्वयं उन्हीं से सुनेंगे। इस अवसर पर कुछ एक चित्र भी हैं जिसे हम कार्यक्रम के अंत में दिखलाएंगे। इससे दो रचनाकारों के बीच किस तरह का एक अपनापा होता है, इसकी भी एक बानगी हमें मिल पाएगी। ममता जी का साहित्य हो, रजनी गुप्त जी का साहित्य हो, किसी का भी साहित्य हो या कला के दूसरे माध्यम हो, उनमें किस तरह के फर्क हैं और साहित्य अपनी सादगी में काले अक्षरों के साथ कैसे अपने पाठकों को जोड़े रखता है, इस पर तमाम तरह के विचार लेखकगण करते आए हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि कनोडिया महिला महाविद्यालय जयपुर के क्रिएटिव फोरम में 29 नवंबर 1997 को 1997 को निर्मल वर्मा जी ने एक व्याख्यान दिया था। उनके व्याख्यान भी कितने सुचिंतित होते हैं हम सभी जानते हैं। साहित्य क्या करता है, क्या करती हैं कलाएं। अपने इस वक्तव्य में निर्मल लिखते हैं, बतलाते हैं कि क्या कारण है कि किताब में न तो वाद्य बज रहा है, न फिल्म दिखाई जा रही है, न रंग भरे बिंब और आकृतियां दिखाई जा रही हैं, जैसे कोई चित्रकार दिखाता है। लेकिन फिर भी आप घंटों तक किसी किताब के सामने बैठे रहते हैं, सिर्फ उन काले अक्षरों को देखते हुए जो आपको किसी तरह का साउंड, इमेज कुछ नहीं देते। और क्यों? क्योंकि क्योंकि शब्दों के भीतर से आप दुनिया के भीतर का हर रंग, राग और इमेज अपने आप आविष्कृत कर लेते हैं। ये साहित्य की एक बहुत बड़ी खूबी है। मित्रों, यह वक्तव्य निर्मल जी के संग्रह आदि अंत और आरंभ में संकलित भी है। तो ये बात हमने इसलिए कही कि अंततः जो साहित्य है, जो पुस्तकें हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, इनका जादू क्या है? लिखने वालों को यह जादू कैसे अपनी गिरफ्त में रखे रहता है और पढ़ने वाले भी उससे कैसे एक अनजान ढंग से जुड़ जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं। तो इन सब बातों पर, ममता कालिया जी के कुछ एक उपन्यासों पर आज हम रजनी गुप्त जी को सुनेंगे। उनमें ममता जी किस तरह से अपने कथ्य को उठाती हैं, क्या उनकी भाषा होती है, उसकी रवानगी कैसी होती है, उसका प्रवाह कैसा होता है, इन सब पर बात होगी। साथ में ममता जी की कुछ एक कहानियों को भी वे रेखांकित करते हुए अपनी बात बढ़ाएंगी। तो आइए इस अवसर पर हम अपने अतिथि वक्ता का स्वागत करते हैं। रजनी गुप्त जी, नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें
अपनी प्रिय लेखिका के बारे में बात करने का मौका आपने दिया। जिस समय हम साहित्य का काखागा सीख रहे थे, समझ रहे थे जीवन को, किताबों के पन्ने पलट रहे थे, किताबों के पन्नों की जो खुशबू होती है उसको महसूस करते हुए साहित्य के भीतर एक दुनिया देख रहे थे, अपना अक्स देख रहे थे। ऐसे दौर में ममता जी जैसी सशक्त रचनाकार ने हमें कनेक्ट होना, मतलब एक जो हिंदी साहित्य में कनेक्टिविटी की एक प्रॉब्लम होती है, तो मध्य वर्गीय स्त्रियों का जीवन, मध्य वर्गीय परिवार, उत्तर भारत के खास तौर पर परिवार, और ऐसे सवाल जिनसे हम रोजाना टकराते हैं। तो प्रख्यात कथाकार ममता कालिया ने के लेखन में जो सबसे शानदार गुण है वो है किस्सा गोई की यथार्थवादी आख्यान मूलक परंपरा। वो कई सारी पीढ़ियों को एक साथ लेके चलती है। उनकी चाहे हम कहानियों का जिक्र करें, उपन्यासों का जिक्र करें, वो एक ऐसी सशक्त रचनाकार हैं जिनमें स्त्री चेतना और स्त्री विमर्श के बीच के अंतर को अलगाना मुश्किल है। वो एक्चुअली उनकी जो कहानियां हैं उसमें परंपरागत भारतीय समाज में स्त्री मन के जो बंद दरवाजे हैं और जंग खाई हुई खिड़कियां हैं, उनको वो पूरी ताकत से भड़ाके से खोल देती हैं और खुलते हुए संवेदना के महीन तारों को छू देती हैं। इसीलिए ये कहानियां जो भी पढ़ता है, हम जैसे नवोदित रचनाकार जिस समय लिखना सीख रहे थे, उस समय ममता जी को पढ़ना अपने समय से संवाद करने जैसा था। हमें लग रहा था कि वो हमारी बात कह रही हैं। हम जैसी लड़कियों की बातें, हम जैसी लड़कियों की समस्याएं वो इतनी दूर रह के कैसे महसूस कर पा रही हैं। स्त्री मन की अछूती अनकही अनुभूतियों का ऐसा पारदर्शी आईना उनकी कहानियां बन जाती हैं जिसमें रोजमर्रा के जीवन के बड़े सामान्य से प्रसंग दिखते हैं और घटनाओं के पीछे की जो विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, उनकी तस्वीरों के वो पक्ष जो लोगों को दिखते नहीं है। घर की चहर दीवारियों में बंद परंपरागत ढर्रे में जो मध्यवर्गीय स्त्रियां जी रही हैं, जो उनकी छटपटाहट है, जो बेचैनी है, जो अकुलाहट है, वो उनका एक संग्रह मैंने पढ़ा था सबसे पहले, बोलने वाली औरत। बहुत अद्भुत कहानियां हैं इस संग्रह की। इसमें जो सोचिए कि 98 99 में मैंने, मतलब मेरा पहला कहानी संग्रह की तैयारी चल रही थी। उस समय इस कहानी संग्रह मुझे मिला और इस कहानी संग्रह में इसके पहले उनकी छुटपुट कहानियां पढ़ी थी और एक पहला उपन्यास जो उनका बहुचर्चित उपन्यास है उससे भी मैं गुजर चुकी थी। तो इस तरह से उनकी कहानियों और उपन्यासों से गुजरते हुए जब भी कोई कहानी में देखती थी, चाहे वो इंडिया टुडे हो, वर्तमान साहित्य हो, तो हम जैसे पाठक बड़े उत्सुक भाव से उनकी कहानियों का इंतजार करते थे। स्त्री पुरुष की गैर बराबरी की नारेबाजी के बगैर उनसे जो त्रासद स्थितियां पैदा होती हैं, जो महीन परतें होती हैं, वो बड़ी आसानी से खोल देती है। मतलब कहते हैं कि सरल लिखना कठिन है, सबसे कठिन होता है सरल लिखना। वो क्या करती है कि अग्निशिखा की तरह दमकता स्त्री का व्यक्तित्व अगर है और मेधावी किरदार है शिखा जैसा, और जिसकी मौलिक सोच से प्रभावित होकर शादी करता है लड़का कपिल, लेकिन जब वो पा लेता है किसी भी मेधावी प्रखर स्त्री को, उसके बाद उसके व्यक्तित्व की कद्र करना तो बहुत दूर की बात है, गाहे बगाहे वो उसे प्रताड़ित करने में भी नहीं हिचकता, नहीं चूकता। तेजस्विनी व्यक्तित्व की धनी लड़की जब परंपरागत सांचे ढांचे में खुद को पाती है और विरोध करती है, प्रतिरोध की आवाज जब वो पति से कहती है घूमने का, कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, देखिए कितना शानदार जवाब देता है। मतलब ममता जी ने किस तरह की डायलॉग डिलीवरी है, जैसे आम घरों में लोग कहते हैं, ऐसा है तो अपने दिमाग का इलाज कराओ, तुम्हारे अंदर बराबरी का बोलना एक रोग बनता जा रहा है, इन उलझुल बातों में क्या रखा है। सोचो इस तरह का ताना। ठीक इसी तरह जब जब भी शिखा का के साथ अपमान होता है, वो विचलित होती है, अपनी तर्क शक्ति को बटोर के प्रतिकार करती है,
तब वो कहता है, इतनी खराब जुबान पाई है तूने। मतलब डिब्बे बंद चीजों की तरह वो स्त्री अंदर ही अंदर खदबदाती है। काश गोदरेज कंपनी का कोई ताला होता मुंह पर लगाने वाला, तो ये लोग मेरे मुंह पर जड़कर चाबी सेफ में डाल देते। ऐसे मार्मिक प्रसंग संवेदना को झकझोर कर रख देते हैं। संवेदनहीनता की चरम सीमा को लांघ जाता है। जब वह अपने बेटे से नाश्ते के बाद की जूठी प्लेटें रसोई में रखने का आग्रह करती है, तो वो ऐसा करने से साफ मना कर देता है। गुस्से की अतिशयता में अंदर भरा लावा फूट पड़ा और शिखा ने उसे मार दिया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बेटे ने भी भरपूर घूंसा पूरी ताकत से उसके मुंह में जड़ दिया। सन्न, अवाक और जड़ शिखा का होंठ कट गया और जबड़ा जाम हो गया। अपमान की आग में जलती शिखा के कटे होंठों पर सहानुभूति का लेप लगाना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा वारदात की मूक दर्शक सास ने पलटवार करना शुरू किया। उसने सीधा सीधा ताना मारा, हमेशा गलत बात बोलती है, इसी से दूसरे का खून खौलता है। शुरू से जैसी तूने ट्रेनिंग दी वैसा बना है। ये तो बचपन से सिखाने वाली बातें हैं। यही ताने आम मध्यवर्गीय घरों की सासों में समय ज्यादा बदला नहीं है, आज भी वही सुनाई देता है। गुस्से और खींच से आग बबूला शिखा अपमान और पीड़ा का घूंट जब अपने हलक से उतारे, तब तक पति के शब्दों ने भी सिर पर सीधे हथौड़े की तरह वार कर दिया। पहले सिर्फ ये मुझे सताती थी, अब बच्चों का भी शिकार कर रही है। इंसानी क्रूरता, संवेदनहीनता और संबंधों के परखचे तमाम कहानियों में उड़ते नजर आते हैं। ममता जी की कितनी शानदार अभिव्यंजना है। ना निकले इस वक्त मुंह से बोल, लेकिन शब्द उसके अंदर खदबदाते रहेंगे। घर के लोग उसके समस्त रंध्र बंद कर दें, फिर भी ये शब्द उसके अंदर पड़े रहेंगे, खौलते और खदकते। ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस तरह की तमाम लड़कियों, तमाम महिलाओं की आवाजें, तमाम महिलाओं का प्रतिकार इन कहानियों का मूल स्वर है। ट्रेन की बंद खिड़की को खोलने के प्रयास में एक कहानी शुरू होती है, जिसका नाम है खिड़की। वो कहानी केवल खिड़की ही नहीं खोल रही है, बल्कि बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में खुलेपन को समेटते हुए कहानी आगे बढ़ती है। जंग खाई जड़ खिड़की को खोलने में नाकामयाब लड़का कंचन से अपने शोध पर चर्चा के दौरान आग्रह करता है कि वह फिर से पढ़ाई शुरू करे। इसके लिए वो सिनॉप्सिस के से लेके स्कॉलरशिप तक दिलाने की कोशिश करेगा। लड़के की बातों से लड़की प्रभावित होती है, खुश होती है और उसे लगता है कि ट्रेन की खिड़की खुले या ना खुले, पर उसके दिमाग की खिड़की जरूर खुलेगी। तो जीवन में जो यथार्थ बोध इन कहानियों में है, छोटे छोटे प्रसंगों में प्रतीकात्मक रूप से ममता जी की किरदार लड़कियां कई कई रंगों में, कई कई रूपों में बहुत मार्मिकता से अपनी बात कहती हैं। अभी याद है, आज भी लड़की के जन्म को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बार लड़की होने पर त्रासदी को बारीकी से उतरने वाली कहानी जन्म है। लड़की देखते ही दादी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बहू को अस्पताल में छोड़कर वो घर चली आई। बच्ची की मां का दर्द, टूटन और थकान के साथ साथ उसके अकेलेपन को उजागर करने में ममता जी की कलम पूरी ताकत से नए नए रंग और बिंब रचती है। कई बार ऐसी विडंबनाएं हैं ममता जी की निगाह से नहीं छूट पाती। कभी छुआछूत की विडंबनाएं, रोशनी की मारी कहानी है जिसमें सफाई कर्मी बिटिया बेहोश तिवारन को बचाने के लिए जी जान से जुट जाती है। डॉक्टर कहते हैं, इसने जिस तरह इनके तलवों की मालिश की, पानी गरमाया, सिरिंज उबाली, ये लड़की सचमुच बड़ी अच्छी नर्स बन सकती है। एक दिन वही तिवारिन उसी सफाई कर्मी से कामचोर कहती है। तब वो गुस्से से बिफरती हुई भड़क जाती है और खली खोटी सुनाते हुए, छुआछूत जैसे पाखंड की कलाई खोलते हुए कहती है, आप बड़मनाई हमसे छूत मांगते हैं? जब आप बेहोश पड़ी रही, हम ही चौल्हा चूका करके धोकर काम किया। हम कोनो झूठ नहीं बोली, हमरे सच बोले से तुम्हार इज्जत चली जात है, तो हम का करी? अरे तुम ब्राह्मणों की इज्जत का है? जाके 4 बूंद गंगा जल छींट लो आपन ऊपर, वापस आ जाएगी इज्जत। हम बादन पास ना होती तो इज्जत तो तुहार बच जाती, पर जान चली जाती। ये जो पैनापन है, ये जो आज के यथार्थ को
उन पाखंडों, रूढ़ियों को उकेरते हुए, उनका खंडन-मंडन करते हुए, जिस तरह से वो कहानी आगे बढ़ती है और साक्षात्कार वो ममता जी कराती हैं, इसी तरह इस खुरदरे यथार्थ की सूक्ष्म पड़ताल करते करते हुए संवेदनशीलता के कई सारे बिंब उभर के आते हैं। आज की बढ़ती व्यावसायिकता हो, बाजारवाद हो, इसमें मनुष्यता या मानवीयता जैसी बातें खोखली और बेजान नजर आती हैं। पर्याय नहीं, कहानी में डॉक्टरी जैसे मानव धर्म से लबरेज पेशे को हानि लाभ से जोड़कर देखा गया। ममता जी की कलम पुकार करती है, चैरिटी क्यों करूं मैं? क्या मैं चैरिटी में पड़ी हूं? या नर्सिंग होम चैरिटी में बना? सारी चैरिटी का जिम्मा क्या मैंने लिया है? एक अकेला दुख, उमस, अर्धांगिनी, इस तरह की कहानियों में भी स्त्री की उठापटक, घुटन, अकेलापन, सारे चीजों को ममता जी बहुत बारीकी से पकड़ती हैं। अर्धांगिनी कहानी में सर्जरी द्वारा स्तन कैंसर का इलाज कराने के बाद पति पत्नी के जटिल मनोवैज्ञानिक गुत्थियों को बेहद सहजता से खोला गया है। प्रेम के दरकते आत्मविश्वास की पीड़ा को भोगती रूपा अंदर से हताशा और अकेलेपन में डूबती रहती। पति की मन की संवेदनात्मक परतों पर इस तरह की छायाओं का दबाव बनता, लेकिन इस खुरदरेपन, कड़वे और कसरे यथार्थ के बीच भी जीवन रस का सोता अचानक कहीं से फूट पड़ता है और पत्नी के मां बनते बनते जीवन सरस और खुशहाल होता रहता है। एक अलग ढंग की कहानी संग्रह में है मेला, जिसमें धर्म के नाम पर चल रहे गोरख धंधे और तमाम छद्म पाखंडों को बेनकाब करते हुए तिलमिला कर देने वाले कई सारे त्रासद प्रसंग आए हैं। 31 साल की भव्य सी विदेशी मौन सुंदरी स्वामी रामानंद की देह लालसा की पोल खोलती है। इसी तरह गंगा स्नान के बहाने घर वाले न जाने कितनी अबोध लड़कियों को घर से बाहर लाकर मझधार में छोड़ गए। कितना बेबाकी से ममता जी लिखती हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो मैं अब बोल रही हूँ। जो झूठ बोलता था बोलता रहेगा, जो घूस लेता था लेता रहेगा, जो मिलावट करता था करता रहेगा, जो चोरी करता था करता रहेगा, जो काम चोरी करता था करता रहेगा। औरतों के जीवन में इस एक डुबकी से क्या अंतर आ जाएगा? ये है आज की हकीकत। स्पॉन्टेनियस अभिव्यक्ति यानी स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति में तरल प्रवाह है। ममता जी की कहानियों को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं, बिना लाग लपेट के आज के खुरदरे कठोर कसैले यथार्थ के बीच सहज ढंग से स्त्री समाज के वैविध्यपूर्ण अनुभवों को उकेरती हुई ये कहानियां जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों को उठाती हैं और उन प्रसंगों में तिलमिला देने वाले कड़वे यथार्थ को रच डालने की रचनात्मक साहस और जीवन के विपुल और गहरी समझ के साथ ही अनुभव संसार के ये बंद दरवाजे ममता जी बड़ी आसानी से खोलती हैं। इसलिए मैंने कहा था कि उनके लेखन में, कहानियों में खास तौर पर आज के समय से सार्थक संवाद है। मैं इस बीच में उपन्यास भी ममता जी के पढ़े हैं और मैं एक उपन्यास का नाम खासतौर पर लेना चाहती हूँ, सुखम दुखम। ये समय से संवाद करती हुई सार्थक रचना है और इस उपन्यास में किस्सा गोई की यथार्थवादी आख्यान मूलक परंपरा में 3 पीढ़ियों की कहानी को, बृहद कथा को, दादी और पौत्री के बीच में जो बहते समय की कड़ियां, उन कड़ियों में सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों को और उनके मकर जाल में फंसे मध्य वर्गीय घरों के, निम्न मध्यम वर्गीय घरों के अनुभवजन्य ब्यौरों के गतिशील चित्रों को उभारने में ममता जी को विशेष महारत हासिल है। सामान्य मध्यवर्गीय घरों के ये सहज किस्से इतने मार्मिक और प्रभावी हैं, जिन्हें पढ़कर या जिन्हें पढ़ते हुए हमें उत्तर भारतीय जीवन जहां हम रह रहे हैं उनके परिचित सुपरिचित परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक संवाद संसार का पता चलता है। बेशक हम कह सकते हैं कि जो तमाम और रचनाकार जिनमें अनावश्यक बौद्धिकता है, खंडन मंडन है, अनावश्यक भाषा की भारी भरकम है, प्रतीक या बिंबों की भरमार है, इनसे अलग ममता जी की जो जमीन है, कहानी की जमीन, उसमें तेजी से प्रवाह है। उनकी भाषा में बहुत तरल प्रवाह है और बहुत निरायास शिल्प है। जैसे
कहते हैं कि मुश्किल होता है एक गीली जमीन पे आहिस्ता से चलना, लेकिन ममता जी ना केवल चलती हैं बल्कि उनकी कहानियां दौड़ती हैं। अलक्षित अनुभवों को खोलने का उन्हें महारत हासिल है। इस उपन्यास में लाला नत्थीमल, उनकी पत्नी विद्यावती, लीला, भग्गो, कवि मोहन, उनकी पत्नी इंदु के जरिए स्त्री जीवन की अंदरूनी जकड़नों को बहुत ही बेबाकी से खोल देती है। प्राचीन शहर मथुरा की पृष्ठभूमि में रची बुनी कहानी में 20वीं शताब्दी के ऐतिहासिक ब्यौरे हैं, राजनीतिक परिघटनाएं हैं, सामाजिक जीवन के ताने बाने हैं और तत्कालीन परिदृश्य और घटनाएं कथा की आंतरिक लय के साथ निरंतर बजती रहती हैं, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सब कुछ सुनाई देता है। एक उनका उपन्यास जो अभी हाल में पढ़ा था मैंने, सपनों की होम डिलीवरी, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है और ये मुझे अच्छा भी लगा था। इसमें आधुनिक, वैसे उनका एक उपन्यास कल्चर वल्चर भी है जो एक सांस्कृतिक जीवन के विडंबनाओं को और उनके पीछे की जिंदगी की जो क्रूर सच्चाइयां हैं उनको खोलता है। पर मैं अभी चर्चा करूंगी सपनों की होम डिलीवरी की। इसमें इन्होंने आधुनिक जीवन की हलचलों को और बाजारवाद के दुष्प्रभाव में तेजी से बदलते रिश्तों की विडंबनाओं और जटिल होते सामाजिक तानेवानों को बुना है। कथा नायिका का पहला विवाह कामयाब नहीं होता। इसके बाद वो करियर पर फोकस करती है और टीवी जगत में पाक कला विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए यात्रा तय करती है। अब वो अपने असंतुष्ट वैवाहिक जीवन से मुक्त तो हो जाती है, अपने इकलौते बेटे को पिता के पास छोड़ते हुए उसका मन हमेशा विचलित रहता है। उसका दुष्परिणाम भी उसे नजर आता। उसका बेटा गलत संगति, दुर्व्यसन और नशाखोरी का शिकार होकर अराजक जीवन स्थितियों की चपेट में आ जाता है। इस बीच कथा नायिका के जीवन में फिर से एक नया रिश्ता दस्तक देता है और धीरे धीरे इस नए रिश्ते के साथ नायिका अपने वैयक्तिक और निजी स्पेस को बनाए और बचाए रखने की जद्दोजहद में जुट जाती है। स्त्री की आजादी, निजता, वैयक्तिकता जैसे सवालों को ये थीम उठाती है और इस सवालों के साथ साथ ही समाज, परिवार के पुराने परंपरागत सांचे ढांचे की मूल्य संरचना में तब्दीली नहीं आती। स्त्री की अंदरूनी टूट फूट तब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप में सामने आती है जब उसके बेटे को उसका पहला पति घर से निकाल देता है, जिसे वह सहारा देकर यथेष्ट ढंग से पालन पोषण के लिए व्यग्र हो उठती है। मगर उसके नए पति को ये गवारा नहीं और नतीजा वही अहम की टकराहट और रिश्तों के दोबारा बिखरने की यंत्रणा। ये जो थीम है, ये मुश्किल थीम थी और इस मुश्किल थीम में टिपिकल पुरुष सत्तात्मक सोच के पुराने सांचे ढांचे में जब तक बुनियादी बदलाव नहीं होगा, यानी जब तक हम सालों पुरानी व्यवस्था में आज की औरत को एक स्वतंत्र चेता प्राणी के रूप में समझे जाने का माइंडसेट नहीं तैयार होगा, तब तक इस परंपरागत सामाजिक संरचना के संजाल के माइंडसेट के ऐसे ही दुष्परिणाम हमें आए दिन देखने को मिलेंगे। कथाकार ने बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से आज के दौर के जो ट्रांजिशन फेज है, जो मूल्यों का बदलाव का दौर है, इसमें बहुत ही तीक्ष्णता से बुनियादी सवाल उठाए हैं। पुरुष की पहली शादी से बच्चा बेटा है और वो कुसंगति के चलते नशाखोरी की तरफ बढ़ जाता है, तब भी वो इसके लिए अपनी पत्नी पर ही इल्जाम लगाता है। ठीक इसी तरह अपनी दूसरी पत्नी के बेटे की मौजूदगी को भी वह सह नहीं पाता, यानी पारिवारिक टूटन का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है और बच्चे विचित्र किस्म के अकेलेपन और खोखले संबंधों के प्रति वितृष्णा का भाव उनके अंदर पनपने लगता है। ये विखंडन और एक मानसिक विचलन, अकेलापन, ये आज की नई पीढ़ी की बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या है। इसके चलते वो जीवन की नैसर्गिक जो फेज है, नैसर्गिक जज्बे हैं, जीवन पर आस्था है, वो बच्चों के अंदर धीरे धीरे खत्म होती जाती है। उनके बहकते कदम उन्हें खतरनाक रास्तों की तरफ ले जाते हैं। वैसे कथाकार ने इस कहानी को सुकांत मोड़ देके खत्म किया है और दूसरे पति की माँ उसके बेटे को स्वीकारने लगती है। लेकिन महानगरों में खुलेपन की संस्कृति के साथ जो नई पीढ़ी पल रही है, बढ़ रही है, उस तरह की जीवन शैली को अपनाकर
आजादी को अपना मूल मंत्र मानकर चकाचौंध वाले कैरियर को आज की नई पीढ़ी प्रायोरिटी देती है, प्राथमिकता देती है। और चाहे पारिवारिक जीवन की चिंदियां क्यों ना बिखर जाएं, ममता जी ने पूरी निर्वैयक्तिकता से संबंधों के अंदरूनी रेसों को पकड़ते हुए स्त्री की अंदरूनी आवाज को पूरी ताकत से उभारा है। उन्होंने पति पत्नी से अलग थलग पड़ गए बच्चों की तिलबिलाहट, बेचैनी और असुरक्षाओं को भी उजागर किया है। कैसे वो अपने ही वजूद को धीरे धीरे मिटाने पर आमादा हो जाते हैं। एक विकृत पारिवारिक संरचना के बीच में अकेले पड़ते बच्चों की वेदना और मनोदशा पर सांकेतिक टिप्पणी करते हुए कथाकार ने विखंडित पारिवारिक सिस्टम पर बुनियादी सवाल उठाए हैं। दरअसल ये उपन्यास आज की जमीन पर खड़ा है और नई स्त्री जीवन के अंतः संघर्ष को टटोलते हुए सालों पुरानी सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बनी स्त्री की छवि को किस तरह से आज बदल रही है। आज जिंदगी को नए सिरे से अपने बल पर जीने की चुनौती लड़कियां स्वीकार करती हैं, लेकिन इस कथा में दोनों पुरुष पात्र उसी परंपरागत पारिवारिक जीवन के प्रतिनिधि पात्र बन के उभरते हैं कि जिनके अंदर नई और आधुनिकता बोध से संपन्न स्त्री को स्वीकारने का, एक्नॉलेज करने का मादा विकसित नहीं हो पाया। आज इस बदलती हुई पारिवारिक संरचना में सच बताएं तो ऐसे पुरुषों की दरकार है जो सही मायने में एक स्वाभिमानी स्त्री की निजता और आजादी को स्पेस दे सके, रिश्तों में बराबरी ला सके। लेकिन कहने की बात है कि साझा संस्कृति या हम बराबरी से खड़े हैं, ये आज भी एक दूर की कौड़ी है। ये ऐसे सवाल हैं स्त्री के अस्तित्व के, समाज के और आज के जीवन के। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये जो रचनात्मक जीवन है ममता जी का, और ममता जी का जो निजी जीवन, जो रवि कथा आई है उनका, वो भी मैंने पढ़ा है। उन्होंने एक कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, कितने शहरों में कितनी बार, बहुत ही विपुल लेखन है। और हम किसी एक चीज को पकड़ के ममता जी पर जिक्र करें तो ये अन्याय होगा। मैंने मतलब हमारे दौर की और हमसे पहले की और हमसे बाद की जो नई लेखिकाएं हैं, जो कल्पना करती हैं कि काश कि वो जब अपने उम्र के एक पड़ाव पर आए तो वो ममता जी जैसी व्यक्तित्व और लेखन में उतना बड़ा उनका विशाल बरगदी वजूद हो सके। मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल चीज है। ममता कालिया बनना, ममता कालिया जैसी लेखिका, कथाकार और एक बड़ा व्यक्तित्व, ये दोनों बहुत आसान नहीं है। मुझे याद है, मैं कुछ और बातें भी करना चाहती हूँ कि मेरी ये कहानी पहली या दूसरी कहानी होगी, और जो है मैंने रवि जी को भेजी उस समय, वो नहीं, कथा देश में मेरी कहानी छपी थी, युवा लेखन के उसमें जो है कहानी। तब रवि जी ने कहानी पढ़ी और उन्होंने फोन करके कहा ममता जी से कि देखिए ये कहानी रवि ने बहुत अच्छी लिखी है। और उसके बाद उन्हें लखनऊ किसी कार्यक्रम में आना था। तब उन्होंने कहा कि तुम हो कहाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मेरी उनसे ये पहली मुलाकात थी, जहां तक मुझे याद है पहली या ज्यादा दूसरी मुलाकात होगी। और मैं इतनी सहज और सरल तरीके से एक बड़े कथाकार से मिल रही थी, और उनके पहले कहानी संग्रह, मतलब मैंने पहला कहानी संग्रह तो उनका 7वां, 8वां, 5वां, 6वां ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन मैंने उनके कहानी संग्रह की उत्तर प्रदेश में समीक्षा की थी। और एक नया लेखक जो अभी लिखने की पहली दूसरी सीढ़ी पर चलना सीख रहा है, और वो इतने बड़े कथाकार की कहानी संग्रह की समीक्षा लिखता है, और वो हमें ढूंढ रही थी। तो ये मेरी एक पहली मुलाकात मुझे अभी तक याद है। दोनों पति पत्नी को मैंने देखा लखनऊ में ही एक कार्यक्रम में, संभवतः कथाक्रम का ही आयोजन था, और 98-99 की बात है, ये काफी पुरानी बात है, 23-24 साल पुरानी बात है। उसके बाद मैंने 2000 में मेरा पहला उपन्यास, 2002 में मेरा पहला उपन्यास आया, और मैंने उपन्यास लिखने के बाद मेरा मन था कि मैं ममता जी को पढ़ाऊं। तो वही मैंने एक बार उनसे फोन पर पूछा कि दीदी एक हमने कहानी उपन्यास लिखा है, तो हाँ भेजो भेजो भेजो, मैं पढ़ूंगी, और मुझे अच्छा लगा तो मैं लिखूंगी भी। तो उन्होंने, मतलब उनकी आवाज में जो ऊर्जा थी,
जो उत्साह था, जो उमंग थी, और वो मतलब मुझे मैं एकदम जैसे एक नई लेखिका का जिसका पहला उपन्यास अभी प्रेस में गया है, और बड़ी लेखिका के पास मैंने लखनऊ में अखिलेश जी से पूछा कि मैं उपन्यास, बोले हाँ हाँ भेजो, और वो जैसा तुम समझ रही हो वैसी वाली लेखिका नहीं है, वो अच्छे से पढ़ेंगी और बताएंगी तुम्हें कि तुमने कैसा लिखा है। हालांकि मैं अखिलेश जी को भी उपन्यास पढ़ने के लिए दी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पूरा पढ़ा, और फिर उन्होंने न केवल पढ़ा, उस पर पूरा 2 पेज का ब्लर्ब लिखा जो उपन्यास में छपा है। और वो उस पहला उपन्यास था, और कथाक्रम की तरफ से लखनऊ में सुशील सिद्धार्थ ने कार्यक्रम का आयोजन किया था मेरे पहले उपन्यास पर, और ममता जी स्पेशली मेरे उपन्यास पर मुख्य अतिथि की हैसियत से लखनऊ आई थी, और उन्होंने बहुत अच्छा बोला। और मुझे बस 2 लाइनें 3 लाइनें अभी तक याद हैं कि पहले कहानीकार का पहला उपन्यास मेरे हाथों में है, और रजनी के इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 बातें मेरी जेहन में अभी तक याद हैं। उन्होंने कहा था कि कच्चे दूध जैसी महक, मीठी महक इस उपन्यास में है, जो मुझे संकेत देती है कि आगे चल के ये अच्छी उपन्यासकार बनेंगी। और ये मतलब मेरे लिए बहुत कहना चाहिए कि उड़ान भरने वाली बात थी कि मैं जो मुझे भरोसा ही नहीं था कि दरअसल ये उपन्यास बन पाया है। किसी भी रचनाकार का पहला उपन्यास होता है, तो उसे बहुत कॉन्फिडेंस होता नहीं है। फिर पुस्तक मेले में नामवर जी से मेरे गुरुजी थे, तो मेरी बात होती थी, तो मेरा नामवर जी पुस्तक मेले में मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने इस किताब का लोकार्पण किया, और उन्होंने कहा मुझसे कि रजनी, ममता ने बहुत अच्छा लिखा है। तो मैंने सोचा पता नहीं कौन, मतलब कहा ममता, बोले हाँ हाँ, तो मैंने ममता कहा, ममता दीदी से, बोले वो मुझे ममता ही कहेंगे। मतलब एक 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 मेरे लिए मतलब वो था कि एक दोनों का, नामवर जी और ममता जी के बीच में इतना अच्छा मतलब वो था, दोनों के बीच में एक 2 रचनाकार के बीच का जो संवाद होता है, इतना सहज, इतना अच्छा था। और मुझे मेरे उपन्यास के बारे में नामवर जी खुद कह रहे हैं कि ममता जी ने लिखा है, वो बहुत अच्छा लिखा है, मैं इस उपन्यास को पढ़ूंगा। और सच बताएं, उन्होंने इस उपन्यास को पढ़ा, और पढ़ने के बाद लगभग 3 महीने के बाद नामवर जी से मेरी जब बात हुई, तब उन्होंने कहा कि मुझे डर था कि तुम पात्रों का चरित्र निर्वहन ठीक से कर पाओगी, लेकिन तुमने चरित्र निर्वहन कायदे से किया है। और इन 2 उच्च कोटि के रचनाकारों ने जब ये कहा कि तुम में उपन्यासकार बनने के गुण हैं, तो ये बात हम जैसे नए लोगों के लिए मील का पत्थर, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और सचमुच मुझे धीरे-धीरे आने वाले समय में, ये बात 2002 की है, और आज हम 2023 में हैं, और इधर 20 सालों में लगभग 10 उपन्यास मैंने लिखे हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से एक रचनाकार के तौर पे, और दोस्त के नाते भी, और कई मौकों पे, कई मोड़ों पर जीवन के ऐसे हुए जब मेरी उनसे अक्सर मुलाकात हुई, और बहुत आत्मीयता से, बहुत अनौपचारिक दोस्त की तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मेरे लिए एक बार दूरदर्शन के कार्यक्रम में भी ममता जी से मेरी बात हुई, मुलाकात, और मेरा पैर टूटा था। उन्होंने बाकी चीज़ें बाद में पूछी, पहले पूछा तुम्हारा पैर कैसे टूटा? तो ये जो उनका आत्मीयता है, उनका लगाव है, उनका एक जो एक संवेदना का संसार है, कि वो केवल लेखिका और केवल एक मुलम्मा चढ़ाए हुए बौद्धिकता का वैसा ही नहीं है, बल्कि भारतीय समाज में स्त्री जीवन की स्थिति क्या है, और उस वो क्या सम्मान पाना चाहती है, उसका रचनात्मक जीवन, मौजूदा यथार्थ, और ऐसे स्वतंत्र विचारों वाली, अपने निजी स्पेस वाली स्त्री के जीवन में परिवार, संस्था, विवाह क्या है, शादी के बाद का जीवन क्या है। तो मतलब कई सारे हम जैसे लेखक उनसे कनेक्ट होते ही इसलिए हैं कि वहां पर हर लड़की, हर लेखिका को ये लगता है कि ये उसका जीवन है। उन्हीं की कुछ पंक्तियों को मैं पढ़ना चाहूंगी कहानी की। दिशा के घर में हर वक्त रौनक रहती, उसे बड़ी हैरानी होती जब आने वाले कहते, कैसे रह लेती हो अकेली, दिल नहीं क्यों रहता तुम्हारा? शादीशुदा लोग समझाते, 35 की उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं होती, हमें बताए कोई अच्छा सा लड़का। हैरानी की बात यह है कि 25-30 साल के वैवाहिक जीवन के बाद भी पत्नियों में असुरक्षा की भावना थी। दिशा को तकरीबन इतने ही साल हो गए, शादीशुदा लोगों के रिश्ते परखते।
ममता जी ने स्त्री जीवन को केंद्र बनाकर जितनी भी कहानियां लिखी, उन्होंने जीवन के विभिन्न पड़ावों पर, उम्र के विभिन्न मोड़ों पर अलग-अलग दिशा में जाती स्त्रियों की जूझती और तकलीफों को सहन करती स्त्री की मनोदशा को, उसकी हैसियत को, उसकी नौकरी को, परिवार में उसकी गिरती पड़ती स्थिति को, और ऐसे में क्या स्त्री को पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, ये स्त्री अस्मिता के बारे में, उसकी स्वतंत्रता के बारे में वो अलग से झंडावरदार या परचम ना लहराते हुए स्त्री के अस्तित्व की तलाश करती हैं, साहित्य और समाज के बारे में सोचती हैं, और उस तरह के जो मूल सवाल हैं स्त्री के जीवन के, कितनी कहानियां मेरी स्मृति में हैं। कभी मुखौटा कहानी संग्रह की कहानी अचिर कुमारी याद आ रहा है, तो कहानी प्रतिप्रश्न कहानी याद आ रही है। असंख्य कहानियां हैं और दर्जनों कहानियां मेरी स्मृति में हैं। ऐसी कोई कहानी नहीं होगी जहां पर हमें स्त्री की आवाज न सुनाई दे। स्त्री, पुरुष, बच्चे, दादी, नानी, कई पीढ़ियां, पुरानी पीढ़ियां, नई पीढ़ियां और आज की तेजी से भागती स्त्री, ममता जी के लेखन में एक साथ कई तरह के किरदार, कई तरह के पात्र चलते फिरते बोलते संवाद करते अपने बहुमुखी बहुआयामी जीवन को उकेरते हैं। एक उनका और रूप है संपादक का। ममता जी ने कई अभी महत्वपूर्ण वर्तमान साहित्य के महाविशेषांक का संपादन किया और वो रचनाओं के चयन में काफी एहतियात बरतती हैं। थोड़े बहुत दबाव तो हर संपादक के पास होते हैं। मैं अपना ही बात बताऊं कि मैंने एक कहानी भेजी, मेरी बेटी की शादी थी। मैंने कहा दीदी मैं एक कहानी, बोली हाँ हाँ तुम शुरुआत करो। और उसके कुछ समय बाद हम जब खाली हुए तो मैंने कहा, बोली ठीक है लेकिन कोई इससे अच्छी कहानी है क्या, कोई एक आध कहानी और हो। तो मुझे लगा कि मैं दीदी को ये पसंद नहीं आई और उनको छू नहीं पाई, और मैं समझ गई इस बात को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं टाइम निकाल कर देखती हूँ। फिर मुझे एक हफ्ते के लिए ऑफिस गई मैं, और वहां पर मैंने देखा कि कोई एक आध कहानी और तो नहीं है जो ना छपी हो, और एक कहानी मुझे मिली और वो मैंने भेजी। तब ममता जी ने कहा मैं तुम्हारी इस कहानी को ले रही हूँ। तो व्यक्तित्व की औदार्यता, उदात्तता, गरिमा, और मुझे कोई ऐसा प्रसंग याद नहीं है, आज तक मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं है जब उन्होंने किसी भी रचनाकार के बारे में कोई गलत टिप्पणी की हो। मैंने नहीं सुना, और हौसला अफजाई करती हैं वो जब भी मिलती हैं। और ठीक है, एक दौर ऐसा आता है जब मुझे मन नहीं कर रहा था मेरा इतना दोनों का जो इतना शानदार, अच्छा, सरस, हंसमुख जो दोनों का दाम्पत्य था, और मुझे जब पता चला कि रवि जी के बारे में कि वो नहीं रहे, तो दीपक शर्मा लखनऊ में है, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा दीदी मुझे ममता जी से बात करने की इच्छा हो रही है। बोली नहीं तुम बात करो, वो फोन ले रही हैं। कम से कम बड़े संकोच से 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद मैंने बात की और उन्होंने बहुत दोस्ताना लहजे में बात की। तो ये जो जीवन जगत के पार जाके गहराई से जीवन को समझना, महसूस करना, और पूरी जो एक आत्मीयता का संसार है उनका, उस संसार में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, खुद उनका परिवार भी है, और वो सबको समेटते सहेजते हुए एक विवेक सम्मत तरीके से जीवन जीने पर भरोसा करती हैं। और वैसे ही कभी उनसे सलाह मांगो, कभी कोई चीज पूछो, उम्र के इस मोड़ पर, उस दिन वो वही बात निधि अग्रवाल अपने उसमें लिख रही थी। तो मैंने कहा आज के रचनाकार अपने से वरिष्ठ और समकालीन रचनाकार को पढ़ते नहीं हैं। किताबें उनके तकिए के नीचे महीनों दर महीनों रखी रहती है, और पढ़ेंगे भी तो चुपचाप पढ़ के सो जाएंगे। हम जैसे लोग आज ना केवल पढ़ते हैं बल्कि उन्हें फोन करके बताते हैं तुम्हारी ये कहानी ऐसी थी या तुम्हारा ये उपन्यास ऐसा था, अधिकांशता। तो ये जो लोग तुलना करते हैं ममता जी से अपनी, उनको एक बार सोचना चाहिए कि क्या सचमुच वो वैसा बनने की काबिलियत है। ममता जी वो शख्सियत हैं कि अगर उनकी कहानी के बारे में हम कहते भी हैं कि दीदी ये कहानी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, तो वो हंसते हुए कहती हाँ हाँ वो ऐसे ही लिख गई, जल्दी जल्दी में लिखी होगी, रजनी तुम जानती हो
उनकी एक हमें संस्मरण याद है कि दूध उबल रहा है, इधर कहानी चल रही है, इधर सब्जी छौंकना है। तो वो जो एक एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी एक उनकी रही है, और जिस तरह से उन्होंने बहुमुखी आयामों को, बहुत सारे बहुआयामी जो व्यक्तित्व रहा है, उसमें मुझे अभी तक एक और घटना याद आ रही है कि जब राष्ट्रकवि मधुसूदन गुप्त की किताब पर हम काम कर रहे थे और मैंने दीदी को लिखा, तो बोली बस 1 महीना तुम रुक जाओ, मेरी आँख का ऑपरेशन होने वाला है। उसके बाद और मुझे इतना संकोच हुआ कि उनकी आँख ठीक नहीं है। फिर उन्होंने मैसेज किया कि नहीं, अब तुम किताब भेज सकती हो, मैं पढ़ूँगी। और सच में उन्होंने ना केवल पढ़ा, बल्कि उस किताब पर अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी मुझे 2 डेढ़ 2 पेज की लगभग फेसबुक पे उन्होंने अपने हाथ से टाइप करके वो लिखा, जो मेरे लिए अमूल्य है, बेशकीमती है। और बहुत सारे, इतना ही एक लेखक दूसरे लेखक से इतनी सी ही अपेक्षा करता है कि उसके लिखे रचे शब्द में एक वरिष्ठ साहित्यकार पढ़े और पढ़ के कम से कम उसकी कमियों को इंगित करे। आज जब वो 75 और 80 के आसपास इतनी लंबी जीवन यात्रा में वो हम जैसे नए से नए समकालीन वरिष्ठ सबको पढ़ती हैं और पढ़ के अपना विचार व्यक्त करती हैं, फेसबुक पर सक्रिय रहती हैं, मैं उनके इस पूरे जीवन को, उनकी सक्रियता को, उनकी निरंतरता को सैल्यूट करती हूँ। वो सचमुच स्मरणीय, प्रेरक व्यक्तित्व हैं, बड़ा व्यक्तित्व हैं, जिनसे मुझे हमेशा, जब भी मैं हताशा और निराशा में घिरती हूँ, तो मुझे लगता है कि ममता जी जैसी जीवंतता, जीवटता और जुझारूपन हर लेखक के अंदर होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं नए रचनाकारों से गुजारिश करूँगी कि उनके जैसे बनने, उनका जैसा बृहत लेखन और बृहत जीवन को समेटने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी गुप्त जी। अच्छा लगा कि इतनी आत्मीयता से और इतने मनोयोग से आपने ममता कालिया जी के कथा संसार पर अपनी बात रखी, उनकी विभिन्न रचनाओं को यहाँ उद्धृत करते हुए उनके भीतर का जो प्रभावकारी तत्व है उस पर चर्चा की, और साथ ही यथावसर कुछ संस्मरणात्मक चीजें भी आ सकी। यही अपेक्षा भी होती है, ताकि सिर्फ हम आलोचनात्मक पहलू तक सीमित न रहे। दो रचनाकारों के बीच जिस तरह की आवाजाही है और जिस गर्माहट की आज जरूरत है और जिस पर आप तीखे ढंग से वार भी करती हैं, लोगों को न पढ़ते हुए देखकर, महसूस कर जो दुख होता है, उस दुख से लोग परिचित हैं। कई लोग इसका बयान करते हैं, कई लोग दबा जाते हैं, मगर इसके पीछे, इस तरह के वक्तव्य के पीछे यह सच्चाई है और कहीं ना कहीं यह अपेक्षा भी है कि हम एक दूसरे को अधिक से अधिक पढ़ें, अपनी बेबाक, अपनी ईमानदार राय भी दें। लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जहां वरिष्ठता का अर्थ कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है। कई अन्य जगहों पर ब्यूरोक्रेसी होती होगी, बॉस होते होंगे, यहाँ वरिष्ठ हो सकता है रचनाकार, लेकिन एक वरिष्ठ रचनाकार भी किसी नवागत रचनाकार का कैसा स्वागत करता है। मित्रों, रजनी गुप्त जी के इस वक्तव्य में भी आप समझ सकते हैं इस बात। कैसे कितने और रचनाकार हैं जो यह कर रहे हैं। तो खैर ऐसे कई लोग हैं जिनमें जटिलताएं भी हैं, तो उसकी भी चर्चा होती ही है। तो बहरहाल एक अच्छा वक्तव्य हमें सुनने को मिला, कुछ विलंब हुआ साथियों, और जाते जाते जैसा कि हमने शुरुआत में ही एक बात कही थी कि हम कुछ एक चित्र जो है दिखलाएंगे जिनमें रजनी गुप्त जी और ममता कालिया जी साथ साथ हैं। एक चित्र देखें। रजनी जी, आपकी प्रतिक्रिया। भोपाल में गए थे, तो भोपाल में विश्व रंग के कार्यक्रम में दीदी चाय पी रही थी, वहां की तस्वीर है। और ये पिछले साल की ही है, ज्यादा पानी नहीं है, नवीनतम तस्वीर यही है। और देखिए उनकी जीवंतता, उनकी सक्रियता, और ये बहुत सीखने वाली है, इंस्पायरिंग। उनका जो व्यक्तित्व है बहुत प्रेरणास्पद है। और एक तस्वीर और है जिसमें वो हमको पुरस्कार दे रही हैं डायरी विधा में,
किताब घर प्रकाशन की तरफ से मुझे वो सम्मान मिला था, आर्य स्मृति साहित्य सम्मान। तो वो उसके मैं उस निर्णायक चित्र पे आता हूँ। उसके निर्णायक रजनी जी, मंडल में ममता जी थी। अरे वाह! नहीं, उस पे थोड़ा-सा हाँ, अलग से बताइएगा, जब जी, चित्र स्क्रीन पर आ जाए तब बात करते हैं। अभी एक और जी। चित्र को देखते हैं। जी, ये लखनऊ का है और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के किसी कार्यक्रम में आई हुई थी दीदी, तो हम कब लोगों कब ने की बैठ बात है? के ये कब की बात है? होगी 2015 15 या 16 की बात होगी। जी, 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 हाँ। 2015-16 जी, जी। उत्तर प्रदेश और हिंदी संस्थान। हाँ, बोलें, बोलें आप। जी। जी, रजनी जी कुछ कह रही थी। हम ये कह रहे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में कोई संगोष्ठी थी और उस संगोष्ठी में हम लोगों लंच के टाइम की फोटो है ये। वाह! हाँ, चाय वाह! टी ब्रेक के समय की। जी। और यह वह चित्र है जिसकी बात संभवतः हाँ, जो कर रही डायरी हैं रजनी विधा जी। में हाँ, डायरी विधा में मुझे मिला था इसमें पुरस्कार और सभी लोगों से जो लोग डायरी लिखते हैं उनसे वो डायरी के कुछ पन्ने मांगे गए थे 10 से 20 पेज जिसको जितना दो तो मैंने बल्कि एक खुशी की बात यह है कि इस निर्णायक मंडल में ममता जी थी और देश के 10 साहित्यकारों को चुना गया था और इस किताब का नाम ही डायरी लेखन है और इस लेख को जो मेरा इसमें दर्ज है वो यहाँ पर केरल विश्वविद्यालय के बीए के पाठ्यक्रम में डायरी विधा में मेरा वो लेख यहाँ से लेके वहां स्वीकृत है वाह! मतलब शामिल है जी, वो जी। कोर्स में है तो वो उस जी, उसका ये उनकी उसका जी, उसका शीर्षक क्या है? डायरी है स्त्री घर जी। स्त्री घर स्त्री घर और मैंने लिखा था स्त्री यह घर नहीं पुरस्कार होता जी, कन्हैयालाल नंदन जी और ममता जी सब किताबघर वालों ने किया था और ये ये काफी साल हो गए इसको हमें लगता है 2005 के बाद है 8 एग्जैक्ट नहीं याद 2010 9 या 10 की बात होगी जी। और बाकी और कौन-कौन रचनाकार थे इस डायरी विधा में सम्मानित होने वाले, कुछ याद हो तो बताएँ? राजेंद्र शर्मा या राजेंद्र उपाध्याय जी थे जो दिल्ली के ही थे मुझे और बकाया नाम नहीं याद है तो तो शायद मेरे मित्रों जीवन का हो सकता है पहला ही पुरस्कार हो ये अरे वाह! उस समय तो पुरस्कारों के प्रति एक नए नए लेखक के मन में वो रहता है ना एक उत्साह सा रहता है तो उस समय जी, का है जी जी। तो मित्रों इसी के साथ आज की यह कड़ी विराम लेती है। आज हम लोगों ने कथाकार, कवित्री, अनुवादक और कई दूसरी विधाओं में सृजनरत ममता कालिया जी पर, कथाकार रजनी गुप्त जी को सुना और इन दो रचनाकारों के बीच की जो संगति है, एक दूसरे के साथ किस तरह के लगाव हैं, इसको भी जाना। आलोचनात्मक और संस्मरणात्मक दोनों ही फ्लेवर आज रजनी गुप्त जी के इस वक्तव्य में आ सके और अंत में एक बेहद महत्वपूर्ण चित्र भी हमारे हाथ लगा, कुछ पुराना, जिसमें डायरी विधा में लेखन के लिए रजनी गुप्त जी उस निर्णायक मंडल से सम्मानित हो रही हैं जिनमें से एक ममता कालिया भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी गुप्त जी यहाँ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू और मित्रों इसी के साथ आज की यह कड़ी विराम लेती है, समाप्त होती है। ममता कालिया जी पर, बहुविधा रचनाकार ममता कालिया जी पर एक और कड़ी लेकर हम प्रस्तुत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।